मैं जा रहा हूँ, कहीं 50,000 की नोटों की गड्डी मिल गई। मैंने कहा प्रभु मैं ईमानदार हूँ, मैं दूसरे की दौलत को हाथ नहीं लगाता। मैं निकल गया। मेरे बाद में एक ऐसा आदमी आया जो जेल से छूट के आया, बदला लेना चाहता था, रुपया मिल गया, वहां से उठाया, बंदूक खरीदी और उसने उसको उड़ाया। अब आप ही बता दीजिए, मुझे उठाना चाहिए था या उसे उठाना सही रहा? हर एक ईयर में बच्चे का मूल्यांकन होता ही होता है। 0 से 10 ईयर्स तक एक ही सवाल रहता है बच्चे के लिए, एज कितना, एज कितना। 10 से 20 के बीच में एक ही सवाल रहता है, मार्क्स कितना, मार्क्स कितना। 20 से 30 तक एक ही सवाल रहता है, सैलरी कितना, सैलरी कितना। 30 से 40 तक बच्चे कितना, बच्चे कितना। 40 से 50 तक वेल्थ कितना, वेल्थ कितना। 50 से 60 तक बीपी कितना, शुगर कितना। 60 से 70 तक पेंशन कितना। 70 के बाद और कितना, और कितना। बिल्कुल सही तो कहा। पहला है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल। अगर ये जीवन के 4 डायमेंशन आपके प्योर हो चुके हैं तो 5वां प्रकट ही 4 के बाद होता है। अगर ये 4 आपकी फुलफिल नहीं है तो 5वें तक पहुंचते नहीं है। अब जिस बच्चे का बिलीफ डेली 10 बातें कह के 9 बातें नहीं करता तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी? माइंडसेट जीवन की हर देश काल परिस्थिति से बदलता है मेरा जी। उस वक्त आपको कोई ना कोई एक मार्गदर्शक लगता है, अगर उसकी अंगुली पकड़ रखी है तो जिंदगी बदल जाती है। वेलकम टू एलपी टॉक सर, कैसा लगा आपको यहाँ आके? थैंक यू सो मच। इतना बड़ा परिसर देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। शायद दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस है। धन्यवाद सर। Great. मैं आपके तरफ से अगर मैं कहूँ कि वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बात करके। सर, इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं चाहूँगी आपके बारे में जानना। तो मैं चाहूँगी आप बताएं आपकी जर्नी कैसी रही है, ये मोटिवेशनल स्पीकर और ये कॉर्पोरेट ट्रेनर वाली जो आपका ये पूरा एक जर्नी रही होगी, इसमें आप क्या हो, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, वो सब जानने की हमें बहुत मन कर रहा है जानने का। मेघा जी, ऐसा कहते हैं कि जो आपका प्रेजेंट है वो आपके पास्ट से गवर्न होता है और आपका जो फ्यूचर है वो आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है जी। तो आज आप मुझे मेरी 45 साल की एज में पूछ रहे हैं कि आपकी जर्नी क्या है, तो मान के चलिए आज जो मैं हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरे पास्ट का बहुत बड़ा योगदान है जी। और हम भारत में रहते हैं और भारत में तो हर एज में हर एक ईयर में बच्चे का मूल्यांकन होता ही होता है जी। तो जैसे 0 से 10 ईयर्स तक एक ही सवाल रहता है बच्चे के लिए, एज कितना, एज कितना। 10 से 20 के बीच में एक ही सवाल रहता है, मार्क्स कितना, मार्क्स कितना। 20 से 30 तक एक ही सवाल रहता है, सैलरी कितना, सैलरी कितना। 30 से 40 तक बच्चे कितना, बच्चे कितना। 40 से 50 तक वेल्थ कितना, वेल्थ कितना। 50 से 60 तक बीपी कितना, शुगर कितना। 60 से 70 तक पेंशन कितना। 70 के बाद और कितना, और कितना। बिल्कुल सही तो कहा। मेरा भी जीवन ऐसा ही है जो पिछले 4 दशक जीवन को जिया है और 5वें दशक में अभी मैं हूँ। बचपन में जब 7 दिन का बीमार हो गया और फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जयपुर के दुर्लभ जी हॉस्पिटल में, ठीक हुआ तो डॉक्टर ने अंगुलियां पकड़ाई, मैंने पकड़ ली। उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, मैंने नहीं छोड़ी, और कोशिश की, नहीं छोड़ी। तो मुझे बेड से 4 फीट ऊपर ले गए, मैंने नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा ये बच्चा कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। ये बात मेरे को मेरे मम्मी पापा बचपन से बता रहे थे, 7 दिन के ने तू नहीं किया। फिर कहा 3 साल की मेरी उम्र थी और मेरा मकान में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जो कारीगर आया वो कुछ कर रहा था, तो मैंने उसको कहा ये पत्थर को यहाँ रखो। उसने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, इस पत्थर को यहाँ रखो। 15 मिनट में जब तक नहीं गया वहाँ से, जब तक उसने वो पत्थर को रखा नहीं। तो वो मेरे गांव का ही था वो कारीगर, तो मुझे बड़ा होने तक, यार तू वास्तव में, पहले भी यही कहता था, तू जो चाहता था वो करवा ही लेता था। नियति को निमंत्रण की आवश्यकता होती नहीं है। 0 से 10 साल तक एक बच्चा जो कुछ ना कुछ सीख रहा है, आर्य समाज के विद्वानों को सुन रहा है, सीख रहा है, देख रहा है, और फिर 10-10 फीट 20-20 फीट गहरे तालाबों में कूद रहा है, बच्चों को कूदा रहा है, कह रहा है कूदो जिंदगी बदल जाएगी अपनी, नहाने का मजा अलग है। तो गांव में जन्मने का ये एडवांटेज रहा, तालाबों में कूदना शुरू किया तो वहां से एक लीडरशिप डेवलप हुई, फिर वहां से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हुई। 20 बच्चों को अपन ने तालाब में कुदवाया तो संभाल के भी लाना है। तो 0 से 10 ये था। 10 से 20 तक बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड बनवाना, ट्रॉफीज करवाना, टूर्नामेंट करवाना, टीम को लीड करना और क्रिकेट को उस जुनून के साथ खेलना कि जब कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता था, ऐसी एप्लीकेशंस नहीं होती थी उस टाइम, 19 से ज़्यादा सेंचुरीज बना देना, ये था 10 से 20 साल की एज में। 20 से लेके 30 साल की एज में सेल्स, मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स, इनमें अपने आप को ऐसा झोंकना कि अपने काम में अपनी जगह पे शिखर पे पहुंचना। और 30 के बाद लोगों ने कहा शिखर पे कैसे पहुंचे बताओ। ये बताना जब शुरू किया तो लोगों ने कहा बताने में ज़्यादा मजा आ रहा है, बताते चले जाओ। बताते बताते आज 15 साल हो गए
पता ही नहीं चला कब मोटिवेशनल स्पीकर का टैग लग गया, कब इंस्पिरेशनल स्पीकर के लिए लोग कहना शुरू। सर ये माइंडसेट जो लोगों का आप बदलते हो, जैसे मतलब ये जो जर्नी है जिसमें मोटिवेशन तो चलो मैं मान लेती हूँ कि हाँ आपने बोला मैं थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होगी, बट जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है यंगस्टर्स में वो ये है कि आप उनका माइंडसेट ही बदल देते हो। ये कैसे करते हो? एक घटना बताता हूँ मैं जी। हमारा एक तीर्थ क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, सागर से लगभग 90 किलोमीटर दूर, द्रोणगिरी। वहाँ पे 700 सीढ़ियाँ हैं द्रोणगिरी जी में। तो मैं, मेरी पूरी फैमिली गई थी। मेरा बेटा उस टाइम 7 साल का था और 700 सीढ़ियाँ थी। तो मैंने उसको पहली सीढ़ी में बोला, तू पहले ही बता दे ऊपर चलने के लिए तू पैदल चलेगा या डोली लेके चले, तो अभी इधर ही बताएगा, क्योंकि अगर तूने रास्ते में रायता फैलाया तो फिर आगे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि रास्ते में डोली कहाँ मिलेगी, तू इधर ही बता। नहीं पापा मैं चढ़ूंगा, मैं पैदल ही चलूंगा। उसमें जोश आ रहा था। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। उसने लगभग 80 से 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद रायता फैल गया। मैंने कहा ओ माय गॉड, अब ये तो फैल ही चुका। एक माइंडसेट वहां था, एक माइंडसेट यहाँ है। करोड़ों लोगों की जर्नी ऐसे शुरू होती है, मैं कर गुजरूंगा। 80 से 100 सीढ़ी के बाद चीजें बदल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा मेरा जन्म तो इसीलिए हुआ है कि तेरे को पहली सीढ़ी पे भी कुछ पूछ सकूं और बचा सकूं, और अब 100 सीढ़ी के बाद भी कुछ कर सकूं, क्योंकि अब मैं 100 सीढ़ी तुझे वापस ले जा नहीं सकता। बिल्कुल। और अब डोली वापस नीचे से आ नहीं सकती, अब तुझे ऊपर ही ले जाना। माइंडसेट कैसे चेंज होता है। मैंने उसे कहा मेघा जी बेटा रहीम, उसका नाम हृदयांश है, घर पे हम रहीम कहते हैं। बेटा रहीम तू 100 सीढ़ी चढ़ के आया, एक सीढ़ी और चढ़ सकता है। एक में क्या दिक्कत है पापा, एक में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सीढ़ी चढ़ सकता। ओके, एक चढ़ के बता, एक सीढ़ी। अरे वाह बहुत अच्छा, जबरदस्त, एक सीढ़ी चढ़ सकता पापा, एक में दिक्कत नहीं है, एक चढ़ने में तुझे दिक्कत बिल्कुल नहीं है। इतनी ये नहीं चढ़ूंगा मैं। बहुत अच्छा बेटा, एक सीढ़ी चढ़ सकता है, एक सीढ़ी, एक सीढ़ी, एक सीढ़ी, एक सीढ़ी। आधे घंटे बाद उसने 700 सीढ़ियां चढ़ दी और ऊपर जाके फिर मेरे को पूरा ही चढ़ा दिया। मेरे को बेटा 100 सीढ़ी तक मैं तेरा पिता था, 100 के बाद मैं वो ट्रांसफॉर्मर हूँ जो एनर्जी अपने गुरुओं से लिया तो तुझे दिया। माइंडसेट जीवन की हर देश काल परिस्थिति से बदलता है मेघा जी। उस वक्त आपको कोई ना कोई एक मार्गदर्शक लगता है, अगर उसकी अंगुली पकड़ रखी है तो जिंदगी बदल जाती है। ऐसे मैं क्यों बदल पाता हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों की अंगुली पकड़ रखी है जो मेरे गुरु हैं। वेरी नाइस सर। मैं सोचती हूँ सर जैसे स्पिरिचुअलिटी और एम्बिशन, ये दो चीज़ें बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप इसको कैसे बांध के रखते हो? ये मेरा मतलब बहुत इंक्विजिटिवनेस होती है मुझे पूछने की कि दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। पहला सवाल ही गलत है। ओके, अगर पहला, करेक्ट मी अगर मैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपका नहीं है, पूरे जगत का यही मानना है। जी जी। अगर हमें 10 घड़े रखने हो मेघा जी, एक के ऊपर एक, और पहला घड़ा उल्टा रख दे तो अब इसके ऊपर सीधे घड़े रख सकते हैं क्या? नहीं रख पाएंगे। अगर प्रश्न में ही कोई मान्यता छिपी हुई है, ये मान के बैठे हैं कि स्पिरिचुअलिटी और एम्बिशन अलग अलग होते हैं, तो समझ लीजिए ऊपर के घड़े रख नहीं पाएंगे। दरअसल एम्बिशन की प्योरेस्ट फॉर्म जो है, किसी भी महत्वाकांक्षा की प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो स्पिरिचुअलिटी ही है। लेकिन हमने समझ रखा है कि ये संसार में रुलना करना, ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये नेम, ये फेम, ये दुनियादारी, ये आध्यात्मिकता से अलग है। नहीं नहीं नहीं। जब आप अपने जीवन में मोक्ष की डिजायर करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की डिजायर करते हैं, अपनी चेतना के उत्कृष्ट लेवल की डिजायर करते हैं, तो वो छोटी छोटी डिजायर्स को पूरी करना, कुछ डिजायर्स अधूरी रहना, मतलब इच्छाएं करना तो प्राइमरी फैक्टर है। इच्छाओं के मिलने से, बनने से एनर्जी बनती है। इच्छाओं के टूटने के बाद जो जीवन में प्रकट होता है वो आपके जीवन में ज्ञान प्रकट होता है। इच्छा ही कारण बनती है, पहले कुछ दिलाने का, और जब इच्छाएं टूटती है तो जो ज्ञान पैदा होता है भीतर, वो स्मृतियों से परे चेतना पैदा होती है, और वो इच्छाओं से ही ऊपर उठने की कला को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, मेरे जीवन में मैंने मान लीजिए 4 लेवल की अबंडेंस को मैं देखता हूँ। अगर ये 4 लेवल की अबंडेंस किसी के पास है तो स्पिरिचुअलिटी पे पहुंच जाएगा। अच्छा। पहला है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल। अगर ये जीवन के 4 डायमेंशन आपके प्योर हो चुके हैं, ये 4 जीवन के डायमेंशन में आप उठ चुके, तो 5वां प्रकट ही 4 के बाद होता है। अगर ये 4 आपकी फुलफिल नहीं है तो 5वें तक पहुंचते नहीं है। हेल्दी एग्जांपल,
आज कितने लोग बीमार हैं, डेली हर बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक बड़ा बुजुर्ग अपनी हेल्थ से संघर्ष कर रहा है। कारण क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने इसका सम्मान ही नहीं किया, उसने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको ये वैल्यू ही नहीं पता कि ये मेरे पास क्या है। बिल्कुल। अगर आप मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दें, मान लीजिए आपने मुझे गिफ्ट दिया, दीजिए एक बार, ये मुझे आपने गिफ्ट दिया, थैंक यू मेघा जी, और मैं इसको फेंक के वापस दूं, क्या मेघा जी आप पेपर लेके आए मेरे जन्मदिन पे, इतना बड़ा जन्मदिन और ये गिफ्ट लेके आए, आप मुझे बताइए मैंने गिफ्ट का अपमान किया या गिवर का? गिवर का। इस संसार में जो आदमी ये समझ जाता है ना कि जब जब गिफ्ट का अपमान होता है वो गिवर का अपमान कहलाता है। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड जो परमात्मा ने मुझे दिया है। अगर इसके साथ छेड़खानी की तो ये मेरा प्रकृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं मेरे गिवर का अपमान कभी नहीं करूंगा, इसलिए मैं मेरी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। हेल्दी होना आज के बाद मेरा अधिकार नहीं है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। क्यों? अगर ये शरीर बीमार होता है तो मैं ही प्रॉब्लम में नहीं आता हूँ, परिवार, बच्चे, लोग, दोस्त, रिश्तेदार, तो आपको संसार को प्रॉब्लम में लाने का कोई अधिकार नहीं। पहला है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ। मैं जा रहा हूँ, कहीं 50,000 की नोटों की गड्डी मिल गई, मैंने कहा प्रभु मैं ईमानदार हूँ, मैं दूसरे की दौलत को हाथ नहीं लगाता, मैं निकल गया। मेरे बाद में एक ऐसा आदमी आया जो जेल से छूट के आया, बदला लेना चाहता था, रुपया मिल गया, वहां से उठाया, बंदूक खरीदी और उसने उसको उड़ाया। अब आप ही बता दीजिए मुझे उठाना चाहिए था या उसे उठाना सही रहा? मुझे उठाना चाहिए था। सिंपल मैसेज है, इस धरती पे जब जब फाइनेंशियल अबंडेंस अच्छे लोगों के हाथ में रहेगी मानवता के लिए यूजफुल होगा, और जब जब बुराई के हाथों में जाएगी मानवता को नुकसान होगा। इसलिए हेल्दी होना और वेल्दी होना आज के बाद मेरा नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, क्योंकि यही मुझे नेक्स्ट लेवल पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही है। अच्छे लोगों के पास दौलत होना चाहिए, हेल्दी, वेल्दी, लविंग। पूरा विश्व प्यार मांग रहा है। बच्चे कह रहे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, माँ बाप कह रहे बच्चे हमारा सम्मान नहीं करते, पति कह रही है मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करती, प्यार नहीं करता। ये जगत दुखी इसलिए है क्योंकि इनको रूल ही नहीं पता। रूल ये है, लव इज गिविंग इमोशन नॉट रिसीविंग इमोशन। प्यार केवल दिया ही जा सकता है, लिया नहीं जा सकता। और जो पत्नी रो रही है मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, तो सिर्फ प्यार दे, मेरी बहना उसको प्यार दे। अगर एक इंसान ने दूसरे को प्रेम दिया तो प्रकृति कायनात आपको भर देती है प्रेम से। जो पति कह रहा मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, तेरा काम देना है, मांगना नहीं है। मांगने वाला भिखारी कहलाता है। लव इज ए गिविंग इमोशन, हेल्दी, वेल्दी लव। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका लाइफ जब ब्लिसफुल हो जाती है, आप जब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगते हैं तो ही जीवन जीवंत होता है। हम छोटे थे तो हैप्पी होते थे, बड़े होते ही हम थोड़ा सीरियस हो गए। क्यों? खुशियां थी ही छोटी चीजों में, हैप्पीनेस सदा काल ही छोटी चीजों में रहती है। जैसे मेघा जी आपने टॉफी चॉकलेट खाई होगी, आत्मा पे दिल से बोलिएगा, चॉकलेट में तब मजा आता है या रैपर को चाटने में? रैपर को चाटने में। आपको भी इसी में आता होगा। 1000 गुना आनंद आता है रैपर को चाटने में चॉकलेट से। इसका मतलब हमने तमीज सीख कर, हमने मैनर्स सीख के हमारी खुशियों को गायब कर दिया। हैप्पीनेस इज इन स्मॉल थिंग्स। आपको जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है। मेरे पिताजी के अभी कुछ दिनों पहले मैंने और मेरे भाई ने, मैं 45 ईयर हूँ, वो 43 है, पापा जी की गुदगुदी चलाई। जो हमने 40 साल नहीं चलाई। पापा जी को अरे कौन है रे, ओ कौन है, कौन है, कौन है। 5 मिनट जब गुदगुदी चलाई मेरे पिताजी के आंसू आ गए, हमारे आंसू आ गए। क्यों? 45 साल पुराने बच्चे मेरे पिताजी को वापस मिल गए, हमें पिताजी वापस मिल गए। हम बड़े हो गए ना, इसलिए अब वो हरकतें करनी बंद कर दी जिनमें खुशियां छिपी हुई है। हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों में। कभी अपनी पत्नी के, पति के, बच्चों के, माँ बाप के चप्पलें छुपा के देखना, उस छुपाने के बाद का जो एहसास है वो करोड़ों रुपए में नहीं मिल सकता। हैप्पीनेस इज इन स्मॉल थिंग्स, हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल। जिसके जीवन के 4 डायमेंशन फुलफिल हो गए वो ही इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है। और ये ही है आध्यात्म का रास्ता। यहाँ तक जीवन स्मृतियां बनाता है। इन चारों के फुलफिलमेंट के बाद भी जब वैक्यूम दिखता है तब इंसान कहता ओ हो, और वो है स्पिरिचुअलिटी, आपकी आध्यात्मिकता। ज़्यादा बड़ा आंसर हो गया क्या? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मुझे लगता है इन चारों को मुझे अडैप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में भी मिसिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि हम मेघा जी बड़े हो गए, जिम्मेदार हो गए। हाँ, मतलब वो छोटी हरकतें करनी चाहिए। हाँ, वो शैतानी करनी चाहिए। बचपना मरा और मृत्यु शुरू, क्योंकि संसार कैसे जी रहा है। पुटिंग डेज टू लाइफ इज एजिंग। जब हम दिनों को जोड़ जोड़ के जिंदगी चलाते हैं तो इसे बुढ़ापा कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हर दिन में लाइफ को जोड़ देते हैं उसे जीना कहते हैं। तो दिन नहीं जोड़ने, दिनों में लाइफ जोड़नी है।
जीवन जीवंत हो जाता है। आपने भी एक बात बोली कि जब इच्छाएं टूटती हैं तो फिर आपको रियलिटी को लर्निंग होती है। तो क्या पेन लाइफ में होना ज़रूरी है? दर्द रास्ते की यात्रा है, लेकिन दर्द के समय पे दो घटनाएं होती है। या तो नीचे वाले जोन को तोड़ के आदमी डिप्रेशन में जाएगा, और या यहीं से अपने जीवन में कुछ ऐसा टच मिल गया तो बाउंस बैक करेगा, जे करो बनेगा। एग्जाम्पल, मेरे पिताजी ने बचपन से लेके मुझे अब तक जीवन में खूब नवाजा है। मैं बचपन की बात करता हूँ, जब मैं बीएसटी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ 1999, उससे पहले तक, मतलब मैं 19 साल की उम्र से पहले तक पापा ने बाटा के शूज दिए, रेमंड्स के कपड़े दिए, क्रिकेट का किट दिया, खेलना, ये मेरी जिंदगी का हर सपना पूरा किया। तो मुझे तो ऐसा लगता है संसार में तो कहीं दुख है ही नहीं, संसार में सब कुछ हैप्पीनेस है। वो 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो मेहनत करके मुझे बना रहे हैं, मुझे सजा रहे हैं, मैं उनका गर्व बन रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ जब मैं फेल हुआ, तो फेल होने के अगले 2 दिन में मैंने मेरे पिताजी को देखा। वो मुझे कुछ डांटे नहीं, कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन जो 19 साल तक मेरा पिता सीना चौड़ा करके गांव में घूमते थे, मैंने उनके कंधे झुके हुए देखे, मैंने उनकी खुशी, उनका चेहरा उतरा हुआ देखा, उनकी निराशा देखी, मायूसी देखी। उस दिन एक 19 साल के लड़के ने संकल्प लिया, मेरी वजह से मेरे माता पिता कभी आंखों में आंसू नहीं आएंगे और उनके जीवन में कभी मैं दुख का कारण नहीं बनूंगा। मैं 19 साल की उम्र में हर्षवर्धन जी ने संकल्प लेता हूँ, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा लोग, मेरा राज्य और मेरा देश, उनके लिए मैं गर्व का कारण बनूंगा। बदल गया जीवन। तो पेन होना सक्सेस का कारण बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। पेन के टाइम पे आपने जीवन को अगर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर दिया तो वो दर्द आपके जीवन में आपको उस ऊंचाइयों पे लेके जाता है, वो नाइट्रोजन सिलेंडर बन के आपको ऊंचाइयों पे लेके जाता है। डिप्रेशन नहीं, उस टाइम प्रयोग करने चाहिए जीवन के साथ। मैंने भी किया, बाटा के जूते खोल दिए, चप्पल पहन ली, हीरो पुक 97 में लाके दे दी थी मेरे पापा ने, उसको छोड़ दी, अब बस में जाऊंगा। बाटा के शूज जब तक नहीं पहनूंगा, जब तक वापस अपनी नजरों में खड़ा नहीं हो जाऊं और मेरे पिताजी का गर्व नहीं लौटा दूं। सारे गहने उतारा बाहुबली की तरह, मेरे लिए तो वही बाहुबली था कि मेरे पास सब कुछ था। वो उतारा, बसों में जाना चालू किया। 1 साल में जो करके दिखाया वो फिर जीवन बदलने वाला था। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन। सर, ये तो जैसे यंगस्टर्स हैं, जैसे आज आप देखते होंगे बहुत जल्दी चीज़ों को, बहुत स्टेडी और रैपिडली चीज़ों को, सक्सेस को पाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जब नहीं पाते हैं तो सीधा सिंक कर जाते हैं डिप्रेशन में। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सोचती हो, या क्या आपका मैसेज है ऐसे बच्चों के लिए? क्योंकि जैसे आपने बताया कि या तो आप डिप्रेशन में अपने आप को एलिवेट और ट्रांसफॉर्मेशन ले लोगे, या आप बिल्कुल सिंक कर जाओगे। पर जो आज जिनकी अटेंशन स्पैन ही इतना कम है, हर चीज़ रील्स में देख रहे हैं, लर्निंग भी उनकी वो उतनी क्विकली चीज़ों को है, ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? थोड़ा बैक में चलते हैं मेघा जी। आज से 100 वर्ष ले हो, चाहे 500 साल या 1000 साल या 5000 साल, जितना हिस्ट्री हमारे पास लिखी हुई है, हर एक सदी में 3 पीढ़ियां होती है। जो सबसे पुरानी पीढ़ी होती है वो कहती है आजकल जमाना बदल गया। ये पीढ़ी इस पीढ़ी के लिए कहती है आजकल जमाना बदल गया। 5000 वर्षों में, हर 100 साल में तीनों पीढ़ियां ये कहती है जेनजी आ गया, नया युग आ गया, नया जमाना आ गया। ये तो समझते नहीं, ये सुनते नहीं। ये एक तो कॉमन है। जैसे आज हम कह रहे हैं कि आज के बच्चे सुनते हैं, ये बच्चे आज के 5 साल बाद इधर बैठ के बोल रहे होंगे हम, ये आने वाली पीढ़ी में थोड़ा धैर्य कम होगा। थोड़ा अंदर तक चलिए और रिसर्च करके देखिए, अपने मन स्थल पे देखिए कि जो भी पीढ़ी ने नीचे वाली पीढ़ी को जिस रूप में देखा, उसमें एक चीज पाई, हाइट 1000 साल से लगातार कम होती जा रही है, बुद्धि कम होती जा रही है, याददाश्त कम होती जा रही है, हाइट छोटी होती जा रही है, बल, बुद्धि, सामर्थ्य, शौर्य कम होता जा रहा है। महाराणा प्रताप की हाइट 7 फीट थी, आज हम सब 5 फीट वाले रह गए। आगे जाके और हाइट कम होती जाएगी, वजन कम होता जाएगा, बुद्धि कम होती जाएगी, याददाश्त कम होती जाएगी। 2100 वर्ष पहले तक तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मेमोरी में ही चला जाता था। लिखना शुरू हुआ अब 2100 वर्ष पहले कि ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद चीजें चालू हुई। ये वो नियम है प्रकृति का जो अनादि और अनंत तक चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट है इस फोल्डर को कैसे संभालें। हर फोल्डर का यूनिवर्सल लॉ है। हर जनरेशन ने आने वाली जनरेशन के लिए अगर कुछ किया है तो एक ही कारण,
उसने ऊपर वाली जनरेशन की अंगुली पकड़ी थी। तो यहाँ से एक्सपीरियंस की, यहाँ से स्मृतियों की ये जर्नी, तो हर चीज घट रही है, इसलिए यहाँ से लेना जरूरी है। लेकिन हर चीज हर जनरेशन के साथ बढ़ती हुई जा रही है। वो कौन सी चीज है? वो आपकी चेतना है, वो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो उठ रही है। जो आज से 50 साल पहले का आदमी जानता था, उससे कहीं गुना आज का 5 साल का बच्चा जान रहा है। चेतना विकसित होती जा रही है, इवोल्व होती जा रही है, स्मृतियां मंधरी पड़ती जा रही है। तो क्या करें इस चेतना के सहारे से, लेकिन उस एक्सपीरियंस की अंगुली पकड़ के आपको गुरु की जरूरत है। हर इंसान अपने जीवन में किसी भी युग में हो, आने वाले 200 वर्षों बाद भी उसे यही चीजों की जरूरत होगी। एक इंसान उसे चाहिए जिससे वो रिलेट करे। अरे मेरे जैसा, अरे मेरे जैसा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एक तो ये चाहिए जिससे वो रिलेट करे, क्योंकि किसी से रिलेट नहीं करता तब आदमी और बच्चा कंफ्यूज होता है। और किसी से भी रिलेट, गरीब से रिलेट कर लेता है, पैसे वाला पैसे वाले से रिलेट कर देता है, एक विकलांग से रिलेट कर लेता है, एक हेल्दी से रिलेट कर लेता है। सब एक तो चाहिए रिलेट कर सके, एक चाहिए जिससे प्रभावित हो सके। वाह गजब कर दिखाया तूने, वाह। अब इससे रिलेट नहीं कर रहा हो लेकिन इंस्पिरेशन मिल रही है। और तीसरा आदमी चाहिए, वो है आपका आइडियल, वो है आपका आदर्श। हे प्रभु एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा। ये 3 लोग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना हो सकती है। अगर इस आने वाली पीढ़ी के साथ भी ये तीनों अटैच रही तो जीवन बनेगा। और इन तीनों से दूर होके ड्रग्स में गया, जुए में गया, नशे में गया, लड़कीबाजी में गया, किधर भी गया, समझो ये तीनों से दूर हुआ नहीं। और वृक्ष से टहनी दूर हुई नहीं, और टहनी का सत्यानाश हुआ नहीं। और ये केवल इस पीढ़ी के लिए नहीं है, अतीत की सारी, भविष्य की सारी। रूल यही है, रिलेट करने वाला, इन्फ्लुएंस करने वाला, और एक आपका आइडियल। ये गुरु की अंगुली पकड़ के रखना। आपका सोर्स क्या है सर अपने आप को मोटिवेट करने का? कभी आपको कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे हर रोज़ तो मैं अपने आप को मोटिवेट और पैप अप करती हूँ, नहीं आज तो आज हम ये करेंगे, आज तो हम ऐसा करेंगे, बट कभी ऐसा भी होता है जैसे मैं बड़ी लो फील करती हूँ, नहीं आज तो नहीं यार, मेरे साथ ऐसा कर दिया किसी ने, या ये बड़ी पॉलिटिक्स भी है यहाँ पर, ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें आपको ना मेलो डाउन कर देती है, मेलो डाउन कर देती है, वो मोटिवेशन आपका लोअर हो जाता है। तो आप अपनी लाइफ में कभी ऐसे चीज़ें, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी है लोगों की, तो ऐसे कई लोग होते होंगे जो थोड़े अच्छे हैं, थोड़े बुरे हैं, कुछ अच्छा बैड एक्सपीरियंस भी रहते हैं, उनके साथ ही रहना है। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए मेघा जी, 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक आग का और एक मोबाइल का। मोबाइल में कुछ चीज़ें तो परमानेंट है और कुछ चीज़ें टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर मशीनरी है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर मैकेनिज्म है। ये तो वो साथ ही लाया है और मृत्यु के साथ ही जाएगी। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो इसे डेली चाहिए? वो चाहिए बाहर से चार्जिंग। बिल्कुल, चार्ज होते ही वो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन टाइम के साथ वो फिर डिस्चार्ज होता है। ये उसका जीवन है। तो कौन सी चीज़ है जो टेम्पररी है? वो है मोटिवेशन। कौन सी है? वो है चार्जिंग। मोटिवेशन टेम्पररी होता है और वो बाहर से ही मिलता है, वो किसी न किसी चीज़ से इग्नाइट होता है। जैसे आग को बनने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला, आपको एक ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन चाहिए। अभी ऑक्सीजन और फ्यूल मिलकर जलते तो सारा जगत जल जाता। तीसरी चीज़ और चाहिए, इग्नाइट करने के लिए कोई चिंगारी चाहिए, तब आग पैदा होती है ना। आग को पैदा करने के लिए फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और इग्नाइट करने के लिए चिंगारी चाहिए, तब आग पैदा होगी। मोबाइल को अपने पास जो अस्तित्व है उसको मेंटेन रखने के लिए बाहर से चार्जिंग चाहिए। ऐसे ही हम संसारी जीव हैं, मोटिवेशन बाहर से मिलता है, लेकिन आपके पास अंदर का सॉफ्टवेयर इनबिल्ट क्या है वो तय करता है मोटिवेशन कितना लंबे टाइम तक रहेगा। अब मोबाइल में मशीनरी अच्छी है तो लंबे टाइम बैटरी चलेगी। अब मैं अंदर की मशीनरी की बात कर रहा हूँ, बाहर के तो मोटिवेशन सब जानते हैं, यूट्यूब से मिलता है, किताबों से मिलता है, गुरुओं से मिलता है। अंदर कौन सा मैकेनिज्म चाहिए? मेरी उम्र होगी 7-8 साल, उस दिन मैंने अपने अंदर ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट कर लिया मेरे गुरुजी के माध्यम से। सॉफ्टवेयर, ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है अगर इस सॉफ्टवेयर को अपने भीतर इंस्टॉल कर लिया तो फिर बाहर से थोड़ी चार्जिंग लगेगी, अंदर का सॉफ्टवेयर मजबूत हो जाएगा। छोटों को देख के जिए, बड़ों को देख के बढ़े, अच्छे के लिए प्रयास करें, बुरे के लिए हमेशा तैयार रहें। दोबारा, छोटों को देख के जिए, बड़ों को देख के बढ़े, अच्छे के लिए प्रयास करें और बुरे के लिए तैयार रहें। अब ये चारों फिलोसॉफी कब काम में आती है? पहले तो जीवन में छोटे छोटे अचीवमेंट होंगे, साइकिल मिली, अरे वाह साइकिल मिली, लेकिन अगर आपके पड़ोसी ने स्कूटर ले लिया, स्कूटी ले ली, और अब आप रो रहे हैं, ओह मेरे पास साइकिल ही है, आपने जीवन का पहली फिलोसॉफी उल्टी कर दी। छोटों को देख के नहीं जी रहे, बड़ों को देख के जी रहे, यहीं गड़बड़ हो गई। बड़ों को देख के जियोगे तो आपसे बड़ा कोई ना कोई मिलेगा और आप सुखी हो ही नहीं पाएंगे।
जीवन में आपको अपने शरीर की महिमा तब आएगी जब ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसके शरीर में कोई अंग भंग है मेरे भाई। एक व्यक्ति जो जूते ला रहा है तो आपको खुशी तब नहीं होगी जब कोई 50,000 के जूते ला रहा है, आपको खुशी तब होगी जिसके पाँव में चप्पल नहीं है। छोटों को देख के जीने से जो भगवान ने दिया है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हो, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाता है। इसलिए छोटों को देख के तो जिए, क्योंकि बड़ों को देख के जीने से तो आपको तकलीफ हो जाएगी, कंपैरिजन आ जाएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। छोटों को देख के, बड़ों को देख के बढ़े, लेकिन बड़ों को देख के बढ़ते नहीं है। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से रंगीन कैसे, इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे। बड़ों को देख के बढ़ने के बजाय ईर्ष्या होती है। एक आदमी ने 3 मंजिला मकान बनाया, एक का 1 मंजिल है। मिठाई तो खा के आता है, कहता भी है, लेकिन अंदर से कहता तेरा तो मैं क्या बताऊं। और जिस दिन भूकंप आता है और दरार आती है तब इसको लगता है और बनाओ बड़ा, अब तुम्हारे को पता चला। ईर्ष्या ऐसे निकलती है, जबकि सिद्धांत ये नहीं है। छोटों को देख के जियो, बड़ों को देख के, हे प्रभु इस आदमी ने कितनी मेहनत की होगी, कितने संघर्ष किए होंगे, 3 मंजिला मकान बनाया, एक दिन मैं भी ये पुरुषार्थ करूंगा। तो छोटों को देख के जिए, बड़ों को देख के बढ़े, अच्छे के लिए पुरुषार्थ करें, अच्छे के लिए प्रयास करें। अब छोटों को देख के जीने का मतलब ये नहीं है कि आपका एम्बिशन खत्म हो गया, नहीं नहीं, अच्छे के लिए जीवन भर प्रयास करूंगा, डेली अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। और बुरे के लिए तैयार क्यों रहूंगा? एक दिन ये सारे संयोग वियोग में बदल जाएंगे। संयोग की परिभाषा यह है मेघा जी, जिसका एक दिन नियम से वियोग होगा, एक दिन ये सुंदरता मुझे छोड़ देगी, एक दिन ये बल मुझे छोड़ देगा, एक दिन ये गहने मुझे छोड़ देंगे, एक दिन ये सारे के सारे नेम फेम गाड़ी बंगले मुझे छोड़ देंगे। ये अगर आपकी मशीनरी में पहले से है तो इनको छोड़ते टाइम आपकी आत्मा दुखी नहीं होगी, आप हल्के होके उठते चले जाएंगे, क्योंकि ये आपके थे ही नहीं। ये तो तब तक आप थे, इसलिए आपके सहयोगी थे। जब आप ही नहीं है तो ये आपके साथ कहाँ होंगे? छोटों को देख के जिए, बड़ों को देख के बढ़े, अच्छे के लिए प्रयास करें और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहें। तो आपका अब बाहर से केवल थोड़ी बैटरी चार्ज होनी है, बाहर से थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए, अंदर की मशीन उसे इंस्टॉल करेगी और काम करेगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अंदर की मशीनरी हल्की है तो फिर बाहर की चार्जिंग कितनी करते रहो डेली, फिर आपको लगा के रखना पड़ेगा। कुछ लैपटॉप आपने देखे होंगे ना जिनमें अगर लगाया नहीं तो चार्ज ही नहीं होगा, उसकी बैटरी वैसी होगी है। अंदर की मशीनरी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन टेम्पररी है, इंस्पिरेशन परमानेंट है, और वो यही है। सर बहुत सारे सोशल मीडिया बम्बार्डेड है, एफर्मेशन करो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, आज का ये ऐसा पोर्टल है जिसमें आप ये चीज़ करोगे तो आपको फटाफट से मिलेगा। क्या ये रियली वर्क करते हैं? इसकी पूरी मैकेनिज्म को जानना होगा। रियली वर्क करते हैं इसमें तो डाउट ही नहीं है। ओके। और अक्सर ये वो लोग बोलते हैं जिनके लिए वर्क नहीं करता। हाँ। और हम कहते हैं तेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, इससे ही साबित होता है कि वर्क कर रहा है, क्योंकि उसके भीतर से ये चल रहा है वर्क नहीं कर रहा, इसलिए उसके वर्क नहीं कर रहा। हाँ। फिर वो पूछता है ये वर्क नहीं करता, ये तो बेकार है। अरे नहीं, तेरे से साबित हुआ है कि वर्क करता है, क्योंकि तूने के कह रहा मेरे लिए काम नहीं करता। फिर भी इसके मैकेनिज्म को जानना होगा मेघा जी। ये सारा गेम आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, लेकिन उसके आगे और पीछे का देखते हैं, पैटर्न क्या है दिमाग का। मनुष्यता की सारी शक्ति दिमाग में है। द पावर ऑफ मैन इज इन पावर ऑफ माइंड। माइंड की सारी शक्तियां सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड की सारी पावर्स सबकॉन्शियस बिलीफ में है। और सबकॉन्शियस बिलीफ आपकी अफर्मेशन से बनते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन से बनते हैं। अब वो बिलीफ ऐसे हैं, अरे मूर्ति नहीं है पत्थर है, ये एक बिलीफ बना, सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करेगा। तेरे लिए पत्थर कभी काम नहीं करेगा क्योंकि तेरे लिए पत्थर है। ओहो, जो छवि प्रभु की वहां है, अभी प्रभु का अभाव है, लेकिन सामने छवि है। मैं इनको प्रतिबिंब मान के ये साक्षी बनकर ये बात की कल्पना करता हूं, हे प्रभु मुझे इतना बल और सामर्थ्य देना, मैं आपको साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूं। इसके लिए वो काम करेगा। आपके सारे सबकॉन्शियस माइंड की सारी पावर आपके बिलीफ्स में है। ये बिलीफ तय करते हैं, और वो बिलीफ का ही पार्ट है कि आप कैसा मैनिफेस्ट करते हैं, कैसा आप किस वेग से चीजों को आकर्षित करते हैं। जितना करेंगे उतनी तीव्रता और इंटेंसिटी आपके साथ प्रकृति जीवित हो जाती है। अब सबकॉन्शियस बिलीफ कहीं से बनते हैं? ये लास्ट आ गया, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस बिलीफ, और बिलीफ बनते कहीं से हैं? 24 घंटे में आप जो छोटी छोटी बातें खुद से करते हैं, उनमें से कितना % आप अप्लाई करते हैं और कितना नहीं करते हैं। इससे जो बिलीफ बनता है वही जीवन बनाता है। एग्जाम्पल मेघा जी, मेरी उम्र थी
12 साल। मेरे उस टाइम मेरे जो कज़िन हैं वो बड़े भाई की उम्र थी 17 साल, उससे बड़े की 20-22 साल, ये सब थे। और मेरी दादी माँ, बूढ़ी दादी माँ, उसने कहा बेटा मेरी खांसी की दवाई की शीशी खुल नहीं रही। मेरे बड़े भाई को बोला खोल दे। उन्होंने कोशिश किया, पहले बोला खोलता हूँ माँ, कोशिश किया, वो फ्री हो गई, खुली नहीं। माँ मेरे से तो नहीं खुली, मेरे को दर्द हो गया। एक 10-12 साल के बच्चे ने ये देखा कि बड़े भाई ने कहा मैं शीशी खोल देता हूँ और फिर खोला नहीं। मेरे बचपन से एक पैटर्न है, अगर मैंने कह दिया तो फिर मैं करता हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे कहा बेटा हर्षु तू खोल देगा? हाँ माँ मैं खोलूँगा। मैंने लिया और मैंने 5 मिनट प्रयास कर लिया, सारे प्रयास कर लिए, यूँ कर लिया, यूँ कर लिया, यूँ कर लिया, चाकू से काटने की कोशिश कर ली। फाइनली मैंने कहा ये मैं माँ को बिना खोले नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने कहा माँ मैं खोलूँगा। लिया, पत्थर लिया, ऊपर से तोड़ा, ले माँ खांसी की दवाई की शीशी तेरे को खोल के दिया। 12 साल के बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड 45 साल तक भी गवर्न कर रहा है। क्या तेरा बिलीफ ऐसा है, अगर तूने कहा है तो तुझे करना ही होगा। अब जिस बच्चे का बिलीफ डेली 10 बातें कह के 9 बातें नहीं करता, तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी, अफर्मेशन कैसे काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि पूरे मनुष्यता की शक्ति माइंड में है, माइंड की शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति सबकॉन्शियस बिलीफ्स में है। और बिलीफ कैसे बनते हैं? छोटे छोटे कमिटमेंट पूरे करने से पॉजिटिव बनते हैं, छोटे छोटे कमिटमेंट तोड़ने से सत्यानाश होता है। मेगा जी वेरी ट्रू सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि बिलीफ सिस्टम का होना बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी घटनाओं से बनता है। हाँ। जैसे मैंने आपको कहा मैं आपके पास इतने बजे आऊँगा और मैं इतने बजे नहीं आया, तो मेरे 28 साल में मेरे को ऐसा लम्हा नहीं पता कि 28 वर्षों में मैंने किसी को टाइम दिया और मैं टाइम पे नहीं आया हूँ। मैंने मीटिंग का टाइम दिया और उस मीटिंग को टाइम पे मैंने शुरू नहीं किया। 28 वर्षों में ना कोई ट्रेन बनी, ना कोई बस बनी, ना कोई फ्लाइट बनी, ना कोई ट्रैफिक बना, ना कोई दुर्घटना बनी, ना कोई घटना बनी। 28 वर्षों से मुझे कोई लेट कर पाए ऐसा संसार में कोई कारण ही नहीं बना। अब ये बिलीव क्यों बना? बचपन से ही ऐसा बन गया था, मुझे लेट नहीं होना। तो मैं तो मेरे जीवन में कभी लेट नहीं हुआ। सर आपकी वो 3 ऐसी डिसिप्लिन जो एक यंगस्टर्स में होना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, या आपकी रूटीन में जैसे आप भी कुछ ऐसे 3 डिसिप्लिन होंगे जो बहुत सारी में से 3 कोर निकालता हूँ, है ना जी। मेरी सबसे बड़ी पावर और स्ट्रेंथ है मेरी कंसिस्टेंसी। अगर मैंने आज से 15 बरस पहले कहा कि मैं ये नहीं करूँगा, तो वो मैं नहीं करूँगा। जैसे मैंने आज से 11 बरस पहले कहा कि मैं डेली भगवान के दर्शन करूँगा, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो गई, 11 वर्ष में एक ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन वो नहीं किया। अगर मैंने 27 अगस्त 2009 को ये कहा कि अब पूरे जीवन अन्याय, अनीति और अभक्ष्य का मैं कभी हमेशा के लिए त्याग है, अन्याय, अनीति, अभक्ष्य से मैं कभी पैसा नहीं कमाऊंगा, तो मैं इसे मेंटेन कर पाया। जब आप अपने जीवन में किसी संकल्प के प्रति दृढ़ रह के कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंसी तो नहीं होती, आज कहते हैं और कल बात से पलट जाती। हाँ, बिल्कुल सही। पहला मेरी लाइफ का डिसिप्लिन यह है कंसिस्टेंसी। मैं लगातार उस पर कायम रह पाता हूँ। मेरे माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा है। कंसिस्टेंसी। दूसरा, जो तारीख कल निकल गई, आज मैं उससे बेहतर बनूंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं बेहतर क्यों बनूंगा? क्योंकि मैं बेहतर बनूंगा तभी ही मैं मनुष्यता के लिए उपयोगी बनूंगा, नहीं मैं उपयोगी नहीं बन सकता, ये मैं बनूंगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे समय को जो 24 आवर्स मुझे मिले हैं और मेरी एनर्जी को, इसको मैं और मल्टीप्लाई करूंगा, सही तरीके से यूज करूंगा। समय भगवान ने सबको दिया है, लेकिन एनर्जी में डिफरेंस सबका है। जैसे मैं जो कल था, आज मेरी लीडरशिप में और उठाव लाऊंगा। मैंने जो कल हार्डवर्क किया था, आज हार्डवर्क की कैपेसिटी को और डेवलप करूंगा। ये एनर्जी है। लीडरशिप एनर्जी है, हार्डवर्क एनर्जी है, ह्यूमैनिटेरियन होना एनर्जी है, एक आदमी की क्रिएटिविटी एनर्जी है, एक आदमी का नॉलेज एनर्जी है, डिसिप्लिन एनर्जी है, ऑर्गेनाइज होना एनर्जी है, एक आदमी का रिलेशनशिप एनर्जी है, जब आपकी इंट्यूशन पावर काम करती है एनर्जी है। ऐसे भगवान ने जो एनर्जीज दी है उसका मैं दोहन करूंगा, उसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारूंगा। और 24 घंटे को मैं कैसे यूज करूंगा? मुझे याद नहीं है मेगा जी, 28 वर्षों में मैंने जीवन में एक भी मिनट कभी नॉन प्रोडक्टिव काम किया होगा, कभी नहीं। और मैं अगर स्पष्ट कहूँ तो 25 वर्षों में मैंने डेली वो हैबिट्स जनरेट की जो प्रोडक्टिव है, जो रेवेन्यू जनरेटिंग हैबिट्स है। तो 2 मैसेज हैं पूरी यूथ के लिए। पहला तो पूरे जीवन अपने टाइम को इतना प्रोडक्टिव बनाते चले जाओ,
अगर नॉन प्रोडक्टिव भी लग रहा है तो वहां से भी कुछ ऐसा सीखो, क्योंकि प्रकृति, लोग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान कभी कभी आपको ऐसी जगह भी डाल देंगे जहां नॉन प्रोडक्टिव है, लेकिन वहां से भी उठा के लाओ। गाय का गोबर मिट्टी पे भी गिरता है तो मिट्टी को उठा के लाता है। ऐसा प्रति मिनट प्रति सेकंड बनाओ। और दूसरा, मैंने अपनी सारी एनर्जीज को जो भगवान ने दी, जो रिसोर्सेज भगवान के आशीर्वाद से मुझे मिले, उनका मैंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। उसको सबको स्केलिंग करने की कोशिश की, उसको स्केल अप करने की कोशिश की। तो कितनी हो गई? 3 हुई कि नहीं? कंसिस्टेंसी हुई, डेली अपने आप को बेहतर बनाना हुआ, और अपना टाइम और अपनी एनर्जी को और पावरफुल, उसे सही वे में लगाना हुआ। मेरे ख्याल से शायद यही शिफ्ट एक एवरेज थिंकर और रिच थिंकर्स में डिफरेंस लेके आता है। हाँ, यही कारण है, सोच का ही फर्क है। सोच का ही फर्क है। एक आदमी था, साधारण सा आदमी था, सूखी रोटी हाथ में थी, कुछ रखा हुआ नहीं था, कोर को तोड़ता, यूं लगा लगा के खाता, फिर कोर तोड़ता, लगा लगा के खाता, कुछ था नहीं रोटी। तो एक सज्जन उधर से आए, उन्होंने पूछा, अरे बेटा क्या खा रहा है? मैं रोटी खा रहा हूँ। अरे तो इस पे कुछ है ही नहीं, फिर तू यूं क्यों कर रहा है? भैया गरीब आदमी हूँ, इस पे कुछ है नहीं है, तो मैं ऐसा सोच सोच के खा रहा हूँ कि यहाँ चटनी रखी हुई है, ऐसा सोच सोच के। तो उसने कहा, जब सोच के खा रहा है तो चटनी क्यों सोच रहा है? रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा? मटर पनीर क्यों नहीं सोच रहा? कढ़ाई पनीर क्यों नहीं सोच रहा? भाई साहब, क्या फाइल सपोर्ट नहीं कर रही? सॉफ्टवेयर को एरर बता, चटनी से लगता है कि होगी, बाकी चीजें लगता नहीं है होगी। ये इंसान गरीब है। जिसकी सोच गरीब वो गरीब, जिसकी सोच रिच है वो रिच है। मैं अक्सर अपने भोजन में सब चीजें रखता हूँ, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी को हमारा भोजन थोड़ा सूखा होता है, रूखा होता है, रस नहीं होता, सलाद नहीं होता, कोई भी चटनी नहीं होती, ऐसी चीजें नहीं होती जो रसीली है। दाल होती है, राजमा होता है, ये सूखी चीजें जिसमें रस नहीं होता। उस दिन मैं अपने दिन का भोजन ऐसे करता हूँ, इतनी मैनिफेस्टेशन के साथ, इतनी अफर्मेशन के साथ, उस जीवंतता के साथ। वो सोच ही है उस वक्त जो लार को 10 गुना जनरेट करती है। मैं 2 चीजें बता गया आपको मेघा जी। पहले तो ये बता गया, सोच छोटी तो जिंदगी छोटी रहेगी। अब मेरे लिए एक दिन ऐसा आया सप्ताह में, अष्टमी और चतुर्दशी, जो पूरे 4 आते हैं पूरे महीने में। अब उस दिन मैं रस वाला भोजन नहीं करूंगा तो दूसरे दिन कब्ज हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। तो मैं उस दिन को कैसे पावरफुल बनाता हूँ? क्योंकि आप जब सलाद खाते हैं, टमाटर खाते हैं, तो लार ज्यादा बनती है। अब उस दिन जब मैं सिर्फ दाल रोटी खानी है, अब उस दिन कैसे बनेगी लार? ज्यादा कम बनेगी ना, तो दूसरे दिन तकलीफ आएगी। मैं अपनी डिजायर को इस लेवल पे लेके जाता हूँ, इतनी तीव्रता के साथ लेके जाता हूँ कि हर निवाला जो मैं भोजन का लेता हूँ, उस वक्त उसे ऐसा अमृत बना के खाता हूँ कि लार ही 10 गुना उस वक्त स्त्रावित होना शुरू हो जाती है, जो नॉर्मल डेज से ज़्यादा होती है। तो इस सोच का ही कमाल है ना। तो अगर सोच भारी है तो अबंडेंस भारी होगी, सोच छोटी है तो प्रकृति आपको छोटा ही देगी। कि आप ऐसी कंट्रोवर्सीज देखते हो, सुनते हो, या ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो ऐसी कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट्स में जब फंस जाते हैं या बोलते हैं, तब आप इनको कैसे व्यू करते हो कि आप, ये तो एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी लोगों को आप दे रहे हो, आप खुद ही इन सब चीज़ों में जब उलझ जाते हो, तब शायद एक जो ऑडियंस है वो एक सेल्फ डाउट नहीं करती है कि आप तो खुद ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं और अब आप इस तरीक़ों की खुद छोटी छोटी आप लोगों को बोलते हो, उठो, माइंडसेट को अबंडेंस में लेके आओ, पॉजिटिविटी के। दोनों चीज़ें अलग अलग है मेघा जी। हर 100 वर्षों में 10-15 लोगों ने मानवता को डायरेक्शन दिया है, और जिन्होंने डायरेक्शन दिया है वो लोग पैसे वाले नहीं थे, वो लोग ताकत वाले नहीं थे, वो लोग बुद्धि वाले नहीं थे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए हर 100-200 सालों में मानवता को किन लोगों ने गवर्न किया है, डायरेक्शन दिया है, तो उनमें पैसे वाले नहीं थे, उनमें बुद्धि वाले नहीं थे, उनमें ताकत वाले नहीं थे, उनमें कोई विशेष नहीं थे। वो थे जो बोलते थे, जिन्होंने बोलकर डायरेक्शन दिया पूरी मानवता को। अगर बोलने वाला आदमी मानवता को डायरेक्शन दे रहा है तो ये प्रकृति के लिए अनमोल गिफ्ट है। अब सवाल यह है कि मैं भी बोलने वाली जगह पे हूँ, तो मेरे जीवन में एक जिम्मेदारी बन जाती है। मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, हाँ जी, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि अगर मैं मेरे जीवन में कुछ ऐसा बोल रहा हूँ तो बोलने से पहले वो बात और वो घटना मेरे आचरण में है कि नहीं, वो मेरे विचारों में है कि नहीं, तब ही मानव के ऊपर काम करेगी, तब ही मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, नहीं कर नहीं पाएगी। तो मैं हर्षवर्धन जी, एज ए पब्लिक स्पीकर, एज ए पब्लिक फिगर, मेरे जीवन की हर घटना किसी व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ ऐसी होगी जो डुप्लीकेबल होगी। ऐसे टाइम पे मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस शब्दों को मैं वाक शुद्धि में
प्रकट करूं, कैसे करूंगा? अगर मैंने कोई भी शब्द बोला और उसे जीवन पे अप्लाई किया हुआ है तो वो ही असर करेगी। जो मैंने बोला और वो खुद ने नहीं किया तो वो असर नहीं करेगी। वाक शुद्धि तभी प्रकट होती है। भारत के मंत्रों को ऑसिलोस्कोप से निकाला तो पैटर्न भारी बने। अमेरिका के रटने वाले लोगों के पैटर्न देखे तो वो मरे हुए बने, क्योंकि उन्होंने केवल रटे थे, हमने पूरे प्राणों से बोला था। वो ही मानव संसार के लिए फायदेमंद है जो खुद अप्लाई करता है, जीवन में आचरण में लाता है, निष्कलंक जीवन जीता है, अपमान सहने की ताकत लाता है। आचरण, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग की भावना और अपमान सहने की शक्ति, ये 5 के बाद बोली हुई शब्द अब लकड़ी की नाव बनती है, और लकड़ी की नाव मानवता को तैरा देती है, पत्थर की नाव मानवता को डुबो देती है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी तो यह है, मैं जो भी बोलूं उसे पहले जीवन पे लागू करूं। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे आज बात करके। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि बहुत सारी यूथ हमारी सेल्फ डाउट में फंसी हुई है। मैं, जैसे आपने बताया कि आपकी सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है, हमें अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ लेनी चाहिए, जो मैंने अभी आपसे सीखी है। पर जब कभी ऐसा कोई मोमेंट जिसमें कभी सेल्फ डाउट आ जाए आप किसी भी इंसान को, जैसे आप अगर कभी स्टेज पे जा रहे हो, कभी सेल्फ डाउट आया हो, या कोई भी इंसान हो जो सेल्फ डाउट में फंसा हो, उसको निकलने के कोई ज़रिया या कोई आपका मैसेज जो हेल्पफुल हो सभी के? सही बात है। सेल्फ डाउट एक अलग चीज़ है और घबराहट अलग चीज़ है। तो क्योंकि आपने इसमें मोटिवेशन भी बोल दिया, स्टेज भी बोल दिया, तो मैं जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं बताता हूँ, और बहुत सारे लोग जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, दोनों चीज़ों का अलग अलग है। सेल्फ डाउट का मतलब यह है कि आपसे दुनिया कितनी अपेक्षा करती हो, लेकिन अब आप कह रहे हैं मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे से नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा? चेतना की प्रतिमूर्ति है, अखंड चेतना का ऋणी है, धनी है, क्यों नहीं हो सकता? परमात्मा का उतना ही ब्लेसिंग तेरे पास है, क्यों नहीं हो सकता? तो जो सेल्फ डाउट है वो आपको अपने जीवन के स्वरूप को समझने से आता है। जो आपको स्वभाव में आ गया तो फिर आपको ये समझ में आता है मैं भी उतनी शक्तियों का धनी हूँ जितना रतन टाटा है, जितना मुकेश अंबानी है, जितना सारी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं। और मेरे लिए आप जो बोल रहे थे स्टेज पे जाने से पहले, तो मान के चलिए मैंने मेरी ज़िंदगी में जितने हज़ारों प्रोग्राम किए हैं, उन हज़ारों प्रोग्राम्स में से 99.99% में स्टेज से पहले जो थोड़ी सी घबराहट रहती है, इसके लिए मेरे गुरुजी ने मुझे शुरू में कह दिया था, बेटा ये बहुत सही है। वो घबराहट तुझे इस बात का संकेत कर रही है कि तुझे और कॉन्फिडेंस नहीं है, तू बिल्कुल सही जा रहा है लाला, तो घबराहट इज गुड। वो रहती है मेरे को उस स्टेज से 5 मिनट पहले, जैसे ही उस पर प्रवेश किया वो नहीं रहती फिर। एक चीज अभी और कॉन्फिडेंस। अभी बात करते हैं कि मान लो 1-2 प्रोग्राम ऐसे हों जिनमें मुझे घबराहट नहीं हुई, तो मैं चिंता में आया, यार इस प्रोग्राम से पहले मुझे घबराहट क्यों नहीं हुई। मुझे दोनों प्रोग्राम का आज भी रियल में याद है। एक प्रोग्राम गुवाहाटी का था, एक प्रोग्राम लातूर का था, और वो उसमें घबराहट नहीं थी, और वो मेरे दोनों प्रोग्राम भीड़ की कारण कैंसिल होने पड़े, क्योंकि एक जगह 1000-1500 की कैपेसिटी थी, वहाँ पे लगभग 7000 लोग आए। और एक जयपुर में प्रोग्राम था, वहाँ जब लगभग 900 सीटें थी और वहाँ 11000 लोग 12000 लोग आए। उस दिन मुझे घबराहट नहीं थी, तो मेरे को समझ में आ गया घबराहट नहीं होना बुरा है, घबराहट थोड़ा होना मतलब आपको समझ में आता है कि आपको और कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड टुडे कि मुझे ऐसा लगा कि आज आपके साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। और LP टॉक्स में ये एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि एक ज़रिया है जिससे काफ़ी लोग सीखेंगे आपसे। थैंक यू सो मच मेघा जी, और मुझे बहुत दिल से इस बात की खुशी हुई, आपने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो मानवता के लिए बहुत यूजफुल हैं। दिल से शुक्रिया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।